बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं। 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? तो सबसे पहले चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि नेशनल स्पेस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2023 में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा क्यों की गई थी? क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के सफलतापूर्वक उतरा था 23 अगस्त को। उसी के सम्मान में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। चंद्रयान 3 के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर बता दूं तो ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था, जिसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को ये सफलतापूर्वक वहां पर लैंड किया था 2023 में। 3 कंपोनेंट इसके साथ भेजे गए थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान और जो ऑर्बिटर था वो चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में क्या कर रहा था? परिक्रमा कर रहा था और डेटा जो है वो अर्थ पे सेंड कर रहा था। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि जो पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम थी फ्रेंड्स, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। इसका मतलब क्या है? भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है, स्पेस सागा जो है, सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने लोगों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। और ये जो सेंटेंस है ये भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की ओर इशारा करता है। ध्यान रखिएगा, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही फेमस है ये, देखिए पत्थर युद्ध मेला प्रसिद्ध है, ये उत्तराखंड के देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। बग्वाल जो है पत्थरबाजी उत्सव हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी बरही मंदिर देवीधुरा के समीप आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में एक विचित्र खेल देखने को मिलता है। भक्त जो है वो एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं। 2013 में फ्रेंड्स उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पत्थरों को फलों और फूलों से बदल दिया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इसको फिर भी पत्थर युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। बग्वाल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड के देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। डी आंसर। हाल ही में अभी सेलिब्रेट किया गया, इसलिए दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक के ऊपर मैंने आपको 2 वीडियो जो है अच्छे से प्लान करके दे रखे हैं। एक वीडियो में हमने डिटेल को पूरा डिस्कस किया है, हर एक स्पोर्ट्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा सेकेंड वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करें। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में 101% ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का पदक तालिका में स्थान रहा है 71। भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल मिलाकर 6 पदक जीते हैं। मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है और आज़ादी के बाद वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। मनु भाकर, इन्होंने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। वहीं मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में शूटिंग के कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में और अमन सरावत ने कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। तो इस तरीके से कुल 6 मेडल मिले हैं भारत को और भारत का स्थान रहा है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ICC ने घोषणा करी है कि बांग्लादेश के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। बांग्लादेश में अशांति की स्थिति को देखते हुए ICC ने T20 वर्ल्ड कप को बांग्लादेश से UAE में शिफ्ट कर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात में। 3 से 20 अक्टूबर के बीच में UAE के 2 स्थानों दुबई और शारजा में ये टूर्नामेंट जो है वो खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ये 9th एडिशन है। 10 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसका टाइटल जीत चुका है 6 बार। तो ये चीज दिमाग में रखें। प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ED का निदेशक नियुक्त किया गया है। ED का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाल ही में 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ED का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ED की बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो एक सरकारी संस्था है जो कि वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग के तहत काम करती हैं। इसका काम क्या होता है? देश में आर्थिक कानून सही तरीके से लागू हो और आर्थिक अपराधों जैसे कि धोखाधड़ी या फिर ब्लैक मनी का लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ये सब काम जो है वो करने का काम कौन करती है? ED करती है। ये संस्था जो है आर्थिक अपराधों से लड़ने और उन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, राहुल नवीन को हाल ही में ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 16 अगस्त को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ये अट्टम को दिया गया, एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारिक को यह दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक मतलब डायरेक्टर की बात करें, सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 2024 में जो अभी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है ना, ये 2022 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजूवेली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में 14 अगस्त को भारत की 3 साइट को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। पहला है नंजरायण बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है काजूवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा है तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। इन नई 3 रामसर साइट के साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 85 हो गई है। और नजरायण बर्ड सेंचुरी और काजूवेली बर्ड सेंचुरी को अगर हम मिला लें तो तमिलनाडु राज्य में कुल अब 18 रामसर साइट जो है वो हो चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में ही है, 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां पर 10 रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में हमने बात करी तो ये क्या होती है? एक खास तरह की जगह होती है जहां पर आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड का संरक्षण किया जाता है। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पानी के आसपास की जमीन पर कई अलग अलग तरह के पौधे और जानवर रहते हैं। इन साइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है ताकि उनका सही तरीके से संरक्षण हो सके। समझ में आया आपको? रामसर साइट्स वो जगह होती है जो पर्यावरण और वन्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही जरूरी होती हैं। इन्हें बचाने के लिए खास ध्यान दिया जाता है। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 85 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नजरायण और काजूवेली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया, किस राज्य के हैं ये? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, किस नृत्य से संबंधित थी ये? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी ये, तो यहाँ पर भरतनाट्यम बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें फ्रेंड्स तो इन्हें पद्मश्री से 1968 में सम्मानित किया गया, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन फॉर डांस। ये भी चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्लियर? किस राज्य से बिलोंग करती थी? तमिलनाडु से थी। संबंधित नृत्य कौन सा इनका? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा हमको, तो भरतनाट्यम हम लगाएंगे बी आंसर। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये किस स्टेट से आता है? तमिलनाडु से आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर से आजकल एग्जाम के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पर आप सभी को पता भी है कि मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है। 10 घंटे का कोर्स है आर्ट एंड कल्चर का। लगभग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो अगर आप 2-3 नंबर अच्छे से पक्का करना चाहते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ले सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बहुत ही सिस्टमेटिक और ट्रिक से मैंने आपको उसमें याद कराया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी कोर्सेज के अंदर कोर्सेज बाय अक्षय सर में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे ने उन्हें प्रदान किया है। इससे पहले मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह सम्मान जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। अभी 2024 में किसे दिया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम जो है ये किस स्थान पर खोला गया है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम जो है वो लॉन्च हुआ है।
ये एटीएम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 24 घंटे अनाज जो है वो प्रदान करेगा। ये मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज जो है वो बांट सकती है। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम जो है किस स्थान पर खोला गया है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। देखिए, ओलंपिक के अंदर 100 मीटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 100 मीटर में हमने देखा है कि जमैका या फिर अमेरिकन जो एथलीट होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम पे वही रेस जीतते हैं। इस बार हमको ऐसा देखने को मिला है कि एक इतना छोटा सा देश जहाँ पर कुछ लाख की आबादी हमको देखने को मिलती है, वहाँ से आने वाली सेंट लूसिया से आने वाली जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है और ये सेंट लूसिया देश का पहला ओलंपिक मेडल भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट लूसिया यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विचित्र घटना हमको देखने को मिली मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन महाकाल लोक में 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को ने येलो सी में स्थित बोहाई खाड़ी के साथ चीन के प्रवासी पक्षी अभ्यारण्यों को भी अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। बोहाई खाड़ी की बात करें तो ये येलो सी मतलब प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे चिली की खाड़ी या फिर पेचिली की खाड़ी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, येलो सी में स्थित है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? देखिए, टेनिस की बात करें तो आपने लिएंडर पेस का नाम सुना होगा। ओलंपिक में उन्होंने भारत को टेनिस में पहला मेडल दिलाया और पहला और एकमात्र मेडल दिलाया लिएंडर पेस ने। सानिया मिर्जा का आपने नाम सुना होगा जो कि टेनिस से संबंधित है। तीसरा जो नाम आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है रोहन बोपन्ना का। हाल ही में इन्होंने अभी पेरिस में अपना आखिरी गेम खेला, पेरिस ओलंपिक के दौरान, और उसके बाद उन्होंने अपने टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा करी है। रोहन बोपन्ना ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया ओपन में डबल्स में ग्रैंड स्लैम टाइटल भी अपने नाम किया है और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने हैं। 2024 में ही इन्हें रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पद्मश्री कब दिया गया था? तो 2024 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। सी आंसर। इनका कार्यकाल जो चलेगा वो अप्रैल 2025 तक चलेगा। प्रीति सूदन की बात करें तो यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली ये दूसरी महिला है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बाथू थी। प्रीति सूदन जो है ये किनका स्थान ले रही हैं? मनोज सोनी का स्थान ले रही हैं। मनोज सोनी ने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में अभी रिसेंटली 24 अगस्त को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। इन्हें फ्रेंड्स मिस्टर आईसीसी के नाम से भी जाना जाता है या फिर गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। आईसीसी ट्रॉफीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें मिस्टर आईसीसी कहते हैं और गब्बर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 2014 में इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था और 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 2021 में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है। राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम टीवीके का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, तमिल सिनेमा एक्टर विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का फ्लैग और प्रतीक चिन्ह जो है वो लॉन्च किया है। तमिलनाडु में अब 3 प्रमुख पार्टियां जो है वो हमको देखने को मिलेगी। अभी ऑलरेडी हम 2 पार्टी का नाम सुनते हुए आते हैं, डीएमके और एआईडीएमके। वर्तमान में डीएमके की वहाँ पर सरकार है और वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम स्टॉलिन है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रेंड्स भारत का दबदबा देखने को मिला। भारतीय महिलाओं ने 8 पदक के साथ अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला टीम खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में 9 भारतीय महिला पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 8 भारतीय महिलाओं ने पदक जो है वो अपने नाम किया है। 5 स्वर्ण, 1 रजत मतलब सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जॉर्डन में किया गया था, जॉर्डन के अम्मान में। 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया।
आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कब से इसका आयोजन होता हुआ आ रहा है? 1975 से। यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अगस्त को देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वहां पर 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी है। ये 5 नए जिले जो होंगे वो होंगे जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये नए 5 जिलों के बाद लद्दाख में लेह और कारगिल को मिलाकर कुल अब 7 जिले हो जाएंगे। हम सभी को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। लद्दाख की बात करें तो अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? लेह है। और इन नए 5 जिले बनने के बाद लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा 5। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू करी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है, यूपीएस। तो यहाँ पर डी आंसर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका लाभ जो है 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अश्योर्ड पेंशन जो है वो देगी। इस पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। इस योजना के तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा जो है वो रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। कर्मचारी के मौत के बाद अगर कर्मचारी की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस दी है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपये जो है वो अवश्य दी जाएगी। तो ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब देखिए अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बीच अगर इंपॉर्टेंट अंतर को समझें तो वो अंतर क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ना एक सरकारी योजना है, वहीं एनपीएस जो है ये एक खुली योजना है, ओपन स्कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक जो है इंडियन सिटीजन, चाहे वो सरकारी हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर का हो, वो इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है और एम्प्लॉय जो है दोनों योगदान करते हैं। जबकि एनपीएस में मेंबर जो होता है वो अपने वेतन का एक हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये योजना जो है एनपीएस की अगर कंपनी के माध्यम से ली जाती है तो कंपनी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो करती है। बेसिकली इन दोनों योजनाओं का मेन पर्पस क्या है? रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो देना होती है। लेकिन इनके जो ऑपरेशन है, यूजर्स हैं, इसमें हमको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू करी है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक पारित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराज शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसके बाद इस विधेयक को विधानसभा से पास कर दिया गया। इस विधेयक के द्वारा बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह विधेयक जो है अभी राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है। इसके साथ ही यह विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति की भी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश इस कानून को लागू कर सकेगा, जिसके बाद यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर बेटियों की शादी की उम्र जो होगी वो 21 साल की होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक जो है वो पारित किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। इसी के साथ साथ जय शाह जो है आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बन गए। जय शाह को वर्तमान आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बर्कले के स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का पद जो है ये संभालेंगे। तो यहां पर जय शाह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है?
तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी 1992 बिहार बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन को, इन्होंने नलिन प्रभाकर का स्थान लिया है। नलिन प्रभाकर को अब जम्मू और कश्मीर का विशेष पुलिस महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। इनका NSG के महानिदेशक के रूप में कार्यकाल जो होगा वो अगस्त 2027 तक होगा। NSG की बात करें तो भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है जिसका कार्य आतंकवाद से निपटना और गंभीर अपराधों को रोकना है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंडर आती है? ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है। यहाँ पर बी श्रीनिवासन, डी आंसर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने शूटिंग इवेंट की किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात करें तो इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। भारत की शूटर है अवनी लेखरा। उन्होंने शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। ये पेरिस पैरालंपिक 2024 का भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। अवनी लेखरा की बात करें तो पैरालंपिक का इनका ये दूसरा गोल्ड है और अगर मेडल की बात करें तो ये तीसरा मेडल है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर हम SH1 की बात कर रहे हैं। SH1 कैटेगरी ये क्या होती है? इस कैटेगरी में उन एथलीटों को शामिल किया जाता है जिनकी कमर से नीचे की शरीर की मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर या फिर प्रभावित होती हैं, जिससे उनके चलने या फिर खड़ा होने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें तो 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, 2022 में पद्मश्री दिया गया था। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने हाल ही में अभी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पैरालंपिक से रिलेट करता है। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का शेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का शेफडी मिशन नियुक्त किया है। सत्य प्रकाश सांगवान की बात करें, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और ये पैरालंपिक इतिहास के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें 2024 की, जो भी हाल ही में कंप्लीट हुए थे, उसमें शेफडी मिशन जो है भारतीय दल का वो किसे नियुक्त किया गया था? गगन नारंग को नियुक्त किया गया था भारतीय दल का शेफडी मिशन। अगर हम पैरालंपिक खेलों की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा। पैरालंपिक देखिए खेल जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको एक दूंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से कंप्लीट कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का हाल ही में अनावरण किया गया और इस प्रतिमा का नाम जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है। ये मूर्ति अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और उत्तरी अमेरिका में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर? अमेरिका में। सी आंसर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से नेट जीरो कार्बन इमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना ही कार्बन खत्म करने की व्यवस्था भी करता है। हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में, वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की बात करें तो 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का देखिए इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ ये लक्ष्य जो है 6 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के न्यूयॉर्क में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पार्थानेनी हरीश को नियुक्त किया है। पार्थानेनी हरीश को रुचिरा कंबोज के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो कि जून 2024 में इस पद से सेवानिवृत्त हुई थी। रुचिरा कंबोज UN में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो होते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पार्थानेनी हरीश। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो शुरू की गई है। यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार करना है जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर साल 12,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे।
तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? गोमती नदी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अभी देखिए आई भारी बारिश के कारण इस नदी में जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिससे बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। यही कारण है कि गोमती नदी और उससे संबंधित घटनाएं जो है वो चर्चा में रही। गोमती नदी की बात करें तो त्रिपुरा राज्य से निकलती हैं और बांग्लादेश के चटगांव से होकर ही बहती हैं, जहां पर ये मेघना नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 95 किलोमीटर की नदी है ये। हाल ही में अभी त्रिपुरा के डंबूर बांध के द्वार खोलने के बाद बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि बांग्लादेश के पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों में बाढ़ की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली थी। पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने देखिए स्पष्ट किया था कि डंबूर बांध के द्वार खोलने से ये स्थिति नहीं बनी थी, जबकि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली जो गोमती नदी है उसके जल स्तर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों में और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। इसीलिए सुर्खियों में थी। ध्यान रखिएगा, गोमती नदी किस राज्य में होकर बहती है? त्रिपुरा में। ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 8 पदक जो है वो जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करे हैं, उसी में से एक नेहा सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इनके अलावा अदिति कुमारी, पुलकित, काजल और मानसी लाठेर ने भी स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर 57 kg वेट कैटेगरी। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया है। इससे पहले अभी हमने डिस्कस भी किया था कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया है। तिमोर लेस्ते की बात करें तो एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। ये एक द्वीप राष्ट्र है जिसकी सीमाएं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए हाल ही में अभी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। किस देश के? रवांडा। रवांडा जो है ये मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? किगाली है। पॉल कागामे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जुलाई मंथ के लिए तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है इंग्लैंड के तेज देखिए तर्रार गेंदबाज हैं गस एटकिंसन को। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है श्रीलंका की कप्तान है चमारी अट्टापट्टू को। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा, गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू। अगला क्वेश्चन है, वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले हम समझते हैं कि वक्फ विधेयक है क्या। पहले अगर ये अच्छे से क्लियर कर लोगे आप, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ जो है ये एक प्रकार की अचल या फिर चल संपत्ति होती है। हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो सकती है कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा भी हो, ठीक है। वक्फ जो है ये एक इस्लामी कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या फिर परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है। अब ये संपत्ति जो होती है वो स्थायी रूप से धर्मार्थ संस्थानों जैसे कि मस्जिद होगी, मदरसा हो गया, मदरसा मतलब स्कूल हो गए, या फिर अन्य धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोग की जाती है। वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे समर्पित किया गया है। अब बात आती है कि वक्फ विधेयक जो चल रहा था पहले से, उसमें संशोधन करने की क्या जरूरत है। तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंध और देखरेख के लिए भारत में वक्फ अधिनियम जो है वो बनाया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि इन संपत्तियों का उपयोग जो है वो जो बेसिक नियम है, बेसिक उद्देश्य हैं, उनके लिए ही किया जाए। अब संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और यह संपत्तियां उनके असली उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। इससे समुदायों को नुकसान हो रहा है और वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हाल ही में सरकार ने वक्फ विधेयक में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया है। हमने बात करी यहाँ पर कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक जमीन का टुकड़ा वक्फ कर दिया ताकि उस पर मदरसा मतलब स्कूल या फिर मस्जिद बनाई जा सके, या फिर स्थानीय समुदाय इसका उपयोग जो है वो धार्मिक शिक्षा और पूजा के लिए कर सके। अब अगर उस जमीन का प्रबंधक
या कोई वक्फ बोर्ड का अधिकारी उस जमीन को निजी लाभ के लिए अगर किराए पर दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो उससे जो कमाई होगी उस अधिकारी के निजी खातों में चली जाएगी, तो यह वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग कहलाएगा। तो ये दुरुपयोग ना हो इसके लिए संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, बिहार के दरभंगा की मिथिला पेंटिंग की कलाकार गोदावरी दत्त का हाल ही में अभी 93 साल की उम्र में निधन हो गया। किस कला से संबंधित थी ये? मिथिला चित्रकला से संबंधित थी। डी आंसर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिथिला चित्रकला की बात करें तो जिसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक कला शैली है। ये चित्रकला मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों और ब्रश या तुलिका के बजाय कपड़े, उंगलियों और बांस की लकड़ियों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध कला है। इस कला की जाने मानी देखिए हस्ती गोदावरी दत्त का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में। ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। मिथिला चित्रकला, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में देखिए इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है शोधकर्ताओं को हिंदी भाषा में अपने वैज्ञानिक कार्यों को प्रस्तुत करने और उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना। इस प्रकार के आयोजन से हिंदी भाषा में विज्ञान के विकास और प्रसार को बढ़ावा मिलता है, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है विज्ञान को अपनी भाषा में समझ सके और उस पर काम कर सके। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शोधकर्ता ये सब शामिल हुए थे और कई सारे वैज्ञानिक विषयों पर भी चर्चा की गई। ध्यान रखिएगा, 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? किस देश के बीच? भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच। इसका आयोजन जो है 5 से लेकर 9 अगस्त के बीच में किया गया। कहां पर किया गया ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्वांटन, मलेशिया में। एक प्रकार का ये उदार शक्ति जो है द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास जो है, ध्यान रखिएगा, एक और है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। वो भी भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। यहाँ पर मलेशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो बहुत ही देखिए अनफॉर्चुनेट रहा भारत के लिए ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग के 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट को गेम स्टार्ट होने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट का वजन जो है 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। इस पर हमने डिटेल में अच्छे से चर्चा भी करी है पेरिस ओलंपिक वाले वीडियो में, ठीक है, तो आप वो अच्छे से देखिएगा वीडियो। यहाँ पर 50 kg वेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? जहाज तबर ने। ए आंसर। ये जो समुद्री अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं, जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और समझ में बढ़ोतरी होती है। ये दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्री को भी सुदृढ़ करते हैं। निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से वो भी एक हैं। भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और अमेरिका मिलकर अंतरिक्ष में काम करेंगे। इस मिशन के तहत दोनों देश एक अंतरिक्ष स्टेशन पर साथ में काम करेंगे, जिसमें नई नई चीज़ों की खोज की जाएगी और अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? हरियाणा। हरियाणा की देखिए कैबिनेट ने फसलों को MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव जो है वो पारित किया है, जिसके बाद हरियाणा सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड जो है वो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आपदा जोखिम प्रबंधन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? उन सभी उपायों या फिर कार्यों का वो एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो
कि नेचुरल या फिर मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने या फिर रोकने के लिए किए जाते हैं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के दौरान इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपदाओं से पहले या फिर आपदाओं के दौरान या फिर आपदाओं के बाद में किए जाने वाले काम शामिल होते हैं ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो सके, जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो नागालैंड जो है ये आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। पद्म भूषण शोभना रानाडे का निधन हो गया। शोभना रानाडे को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स इन्हें? 2011 में। प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और समाज सेवी पद्म भूषण शोभना रानाडे का हाल ही में अभी 99 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थी ये? समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित थी। प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और समाज सेवी शोभना रानाडे का हाल ही में निधन हो गया। कामिल मदोरी को किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया? किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? टूनीशिया। कामिल मदोरी। टूनीशिया की बात करें तो उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है जिसकी राजधानी क्या है? टूनीस है। टूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा करी है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य के नाम से राज्य में नया बाघ अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किया जाएगा। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं। किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो लास्ट मंथ का देखिए ये क्वेश्चन है और ये मिस हो गया था क्वेश्चन, तो इस मंथ में हम इसको कवर कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें तो हर साल 27 जुलाई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस बार 2024 में इसने 86वां स्थापना दिवस मनाया है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है CRPF। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अंडर आता है ये। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं। 2024 में 86वां स्थापना दिवस मनाया है CRPF ने। सी आंसर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? जिया रॉय। जिया रॉय जो है ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। जिया रॉय ने 16 वर्ष की उम्र में यह कारनामा जो है करके दिखाया है। इंग्लिश चैनल की बात करें हम तो यूरोप और ब्रिटेन के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है, नैरो बॉडी ऑफ वाटर है। ये उत्तरी सागर नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड के दक्षिणी तट और फ्रांस के उत्तरी तट के बीच में स्थित है। इसकी लगभग लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 34 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी है? जिया रॉय। अगला क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स अभी 10 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान के राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा को, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के रेमन डेका, मेघालय के CH विजयशंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के। ठीक है। असम और मणिपुर के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को भी नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने क्रिकेट वुमेन एशिया कप 2024 जीता है? तो क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया था। ये इसका 9th एडिशन था। T20 फॉर्मेट में देखिए किया गया था। चैंपियन जो रहा है वो कौन रहा है? श्रीलंका रहा है। पहली बार श्रीलंका ने टाइटल जीता है। भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल हुआ था और श्रीलंका ने पहली बार क्रिकेट वुमेन एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में देखिए क्रिकेट वुमेन एशिया कप की शुरुआत हुई थी और भारत सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है, 7 बार। 2024 में टाइटल जीता है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना शुरू की गई है? तो गोवा राज्य सरकार ने गोम विनामूल्य वीज योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर इकाइयों को लगाने के लिए राज्य सरकार जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है? गोवा राज्य सरकार द्वारा। वर्तमान में गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत हैं। 2019 से ये गोवा के CM है, प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो चीन के
गोबी मरुस्थल में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह पर थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। थोरियम के यूज करने से क्या फायदा होगा? ओवर हीटिंग की समस्या कम होगी, जिससे प्लांट की इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? चीन में, चीन के गोबी मरुस्थल में। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो है वो बनाया गया है। ये स्कूल जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पाचिन में स्थित है। रिसेंटली ही भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर जो है वो कहाँ पर खोला गया था? बेंगलुरु में खोला गया था। अभी देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो है वो कहाँ पर खोला गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। यहाँ पर हमने 3D प्रिंटेड की बात करी है, तो एक प्रकार की ये तकनीक होती है। इस तकनीक के थ्रू कंक्रीट या फिर अन्य सामग्री की परत दर परत बनाकर निर्माण का कार्य जो है वो किया जाता है। इससे निर्माण जो काम है वो तेजी से और कम लागत में किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की लाओस यात्रा के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस ने अयोध्या के श्री राम लल्ला की तस्वीर वाला एक डाक टिकट जो है वो जारी किया है। किस देश ने? लाओस ने। इसी के साथ साथ लाओस जो है अयोध्या के भगवान राम पर आधारित डाक टिकट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पर बी आंसर। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, भारत के खनन मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के खनिज संबंधी आंकड़े जो है वो जारी किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर है इसमें एल्यूमिनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके साथ ही भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, याद से दीजिएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसके द्वारा नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की बात करें तो इसका उपयोग भारत में सभी पात्र MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करना और भारत के लोगों के लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना। NMR की बात करें, नेशनल मेडिकल रजिस्टर की, तो इसका मुख्य काम होगा डॉक्टरों की सूची बनाए रखना, पंजीकरण और लाइसेंसिंग, प्रोफेशनल मानक बनाए रखना, जानकारी उपलब्ध कराना। ये सब जो काम होंगे ये होंगे नेशनल मेडिकल रजिस्टर के। यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को पेश किया गया है। ये कानून जो है 26 अगस्त 2024 से लागू हो गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना और अनपेड ओवरटाइम को रोकना। इस कानून के तहत कर्मचारियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे काम के घंटे खत्म होने के बाद काम से संबंधित जैसे कि ईमेल या फिर फ़ोन कॉल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसका मेन मोटो ये भी है कि कर्मचारी जो है वो अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को भी पर्याप्त समय दे सके। इस प्रकार के कानून को सबसे पहले फ्रांस में 2017 में लागू किया गया था। हाल ही में अभी राइट टू डिस्कनेक्ट जो कानून है ये किस देश में देखिए पेश किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में, बी आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? यहाँ पर बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जीवित चीज़ों का उपयोग करके चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, वैक्सीन और अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं। इसमें छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर सेल्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखने को मिलता है ताकि दवाओं, टीकों या फिर जैव ईंधन और अन्य जो भी जैविक उत्पादकों का उत्पादन जो है वो किया जा सके। अब बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। बायो E3 में E3 का मतलब क्या है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बायो E3 नीति, बायो E3 पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, पावेल वेलेरिविच ड्यूरोव किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? तो फ्रेंड्स, किस कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? टेलीग्राम के। हाल ही में फ्रांस पुलिस ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल वेलेरिविच को गिरफ्तार किया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें टेलीग्राम ऐप पर अवैध गतिविधियों को ठीक से मॉडरेट न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम की बात करें तो एक ये मैसेजिंग ऐप है, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ध्यान रखिएगा, पावेल वेलेरिविच जो है ये किस कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? टेलीग्राम के।
अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मालदीव में किया गया। भारत ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। गोल्ड गया है जापान को और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो मिला है चीनी ताइपे को। इस पदक के साथ ही भारत ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में कोटा भी हासिल किया है। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा करी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना जो है उसको शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 21 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये करके दिए जाएंगे। ये दोनों किस्त जो है एक राखी के दौरान और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है उस समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुभद्रा योजना जो है ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया है? तो आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई जो है वो विकसित किया है। बात करते हैं कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है ये क्या है। तो वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे चलाया जा रहा है जो कि जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉन्च किया जाएगा। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को लोन मतलब ऋण लेने में मदद करता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोन की प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करना और तेज करना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो हाल ही में अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय नागरिक के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराना है, जिससे कि वो बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सके और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहल है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को देखिए शुरू की गई थी और इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय के अंडर आती है ये। इसका उद्देश्य है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। ये परियोजना जो है इसकी लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपीज़ है, लगभग 76,000 करोड़ रुपए। इस बंदरगाह को सागरमल परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। 2 फेज में इसका निर्माण किया जाएगा। पहला फेज 2029 में और दूसरा फेज 2039 में कंप्लीट होगा। वधावन बंदरगाह जो होगा ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा और पहला अपतटीय बंदरगाह होगा, मतलब ऑफशोर पोर्ट। अपतटीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है? ये बंदरगाह मुख्य भूमि से दूर समुद्र में स्थित होगा। इसे समुद्र के बीच में ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बड़े बड़े जहाज और तेल के टैंकर जो है सीधे वहां आकर लैंडिंग और अनलोडिंग कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस राज्य में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्था ने अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अमेजन के जंगलों को बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए धन जुटाना। इस बॉन्ड की अवधि जो है वो 9 साल की है और बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन के आसपास है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सेकंड नंबर पर रहे हैं लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, मतलब सिल्वर पोजीशन पर रहे हैं। 89.49 मीटर का थ्रो कर ये सेकंड नंबर पर रहे। रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। लुसाने डायमंड लीग में पहले स्थान पर एंडरसन पीटर्स रहे हैं जो कि ग्रेनाडा से आते हैं। लुसाने डायमंड लीग एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जो कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित होती है। ये डायमंड लीग सीरीज का एक हिस्सा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। 2024 में मित्र शक्ति का ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स और श्रीलंका सेना की गजबा रेजिमेंट के सैनिकों ने मित्र शक्ति में पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के मध्य क्षमताओं को बढ़ाना। 2012 में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है?
तो 12 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 जारी करी है। ये रैंकिंग जो है 13 कैटेगरी में दी गई है। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है उसे पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे को रखा गया है। इसी के साथ साथ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच जो है वो नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है उसका न्यू बॉलिंग कोच। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे मॉर्ने मॉर्कल, उन्हें हाल ही में अभी गेंदबाज कोच जो है वो नियुक्त किया है भारतीय क्रिकेट टीम का। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किस देश में किया जा रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस में किया जा रहा है पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में पैरालंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये इसका 17वां एडिशन है। भारतीय दल की बात करें इस पैरालंपिक 2024 में तो कुल 84 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सेफ्टी मिशन जो है बनाया गया वो सत्यप्रकाश सांगवान को बनाया गया है। ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहे हैं, फ्लैग बेरर रहे हैं, वो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव रहे हैं। पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1960 में हुई थी रोम से। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है वो इसका आयोजन करती है। भारत ने 1968 में पहली बार पैरालंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था और पैरालंपिक में भारत को पहला पदक जो है मुरलीकांत पैटकर ने दिलाया था। तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने जर्मनी 1972 में। तो ये चीज़ आप जरूर दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल सही आंसर होगा। पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।